सुप्रभात बच्चों। आज के ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा, पढ़ा और जाना कि नदी किस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में से होते हुए गुफाओं, कंदराओं से होते हुए एक विशाल स्वरूप को प्राप्त करती है। इससे आगे की कड़ी को आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पाठ, हिमालय की बेटियां, भाग 2। लेखक लिखते हैं, कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन 2 बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा। उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। यहाँ पर आए कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। श्रेय अर्थात सौभाग्य। लेखक यहाँ पे कहते हैं कि समुद्र का भाग्य अच्छा है कि उन्हें इन हिमालयों के 2 बेटियों का हाथ थामने का मौका मिला। ये 2 बेटियां हैं बच्चों, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये दोनों नदी अंत में समुद्र में समाहित हो जाती है। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, पहाड़ियों में नहीं देखा होगा, वे इनके बारे में नहीं समझ सकते। पहाड़ी क्षेत्रों में इनके उद्गम स्थल से निकलती हुई नदियाँ गुफाओं, कंदराओं, घाटियों को पार करते हुए विशाल रूप में मैदानों में दिखाई देती हैं। लेखक कहते हैं ऐसे लोग नदियों के बाल क्रीड़ाओं को नहीं देख पाते, नहीं जानते कि किस तरह से ये नदियाँ बूढ़े हिमालय की गोद में किस तरह से बच्चों की भांति ये खेला करती हैं। आगे लेखक बताना चाहते हैं कि वो किस प्रकार से खेलती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ, वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। लेखक बताना चाहते हैं कि माँ बाप के गोद में जिस तरह से नंग धड़ंग बच्चे खेलते हैं और किलकारी लेते हैं, अनेक प्रकार के नटखट क्रीड़ाएँ करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये हिमालय के गोद में ये जो नदियाँ हैं वो उसी प्रकार से बाल क्रीड़ाएँ करती हुई नज़र आती है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है और दुनिया के लोगों का कल्याण करती है। और अंत में क्या होता है, अंत में ये समुद्र में जा कर के मिल जाती है, जिसके कारण लेखक ने हिमालय को ससुर व समुद्र को दामाद के रूप में मानवीकरण किया है। यहाँ पर आए कठिन शब्दार्थ है लुभावना। लुभावना का अर्थ है आकर्षक। लेखक आगे लिखते हैं कि कालिदास के वेरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती वेतवा, नदी को प्रेम का प्रतिपादन देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। तो लेखक आगे लिखते हैं कि मानवीकरण करने वाले मैं ही ऐसा कवि नहीं हूँ, ऐसा लेखक नहीं हूँ जिन्होंने वर्णन किया हो, प्रकृति के ऊपर मानवीकरण किया हो या जो नदी है उनको एक मानव के रूप में अभिव्यक्त किया हो अपने काव्यों में, जिनमें से वो एक उदाहरण स्वरूप लेते हैं महाकवि कालिदास जी का। वे कहते हैं कि महाकवि कालिदास जी ने भी इनका मानवीकरण किया था। किसमें? मेघदूत में। मेघदूत में बच्चों एक कहानी है। लेखक को ये कहानी याद आती है जब वो इस पाठ की रचना करते रहते हैं, तो उस कहानी का उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा किया है, जिसमें मेघदूत में महाकवि कालिदास जी ने एक नदी का जिक्र किया है, वेत्रवती, उसका मानवीकरण किया है, जिसमें यक्ष अपनी यक्षिणी को मेघ के माध्यम से संदेश पहुंचाता है। तब यक्ष मेघ से कहता है कि जब तुम मेरा संदेश लेकर जाओगे तो रास्ते में तुम्हें वेत्रवती नदी मिलेगी, तब तुम उसे अपना प्रतिदान जल की बूंद के रूप में गिराते हुए देना।
तो प्रतिदान का मतलब है उनको बताना कि वो उनकी प्रेयसी है। किसकी प्रेयसी? मेघ की। तो तुम वहाँ पर जाते जाते बेत्रवती नदी के ऊपर अपने जल की कुछ बूंदें जरूर गिरा देना, ताकि वो तुम्हारे प्रेम के प्रमाण को समझ जाए। ये मेघदूत की कहानी है। लेखक को याद आ जाती है जब वो स्वयं नदी के बारे में लिखते रहते हैं। नदियों के क्रीड़ाओं को देखने के बाद उन्होंने हिमालय की बेटियां निबंध की रचना की, तो उनको अनायास ही कालिदास जी के द्वारा रचित ये जो मेघदूत है वो याद आ जाता है। तो लेखक कहते हैं कि महाकवि कालिदास जी भी नदियों को सचेतन रूप में पसंद करते थे। सचेतन रूप में अर्थात वो भी उनको मानव स्वरूप ही समझते थे। आगे लेखक कहते हैं कि दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। किस नतीजे पर? जिस तरह से कवि कालिदास जो है इनको एक मनुष्य की भांति देखते हैं, उस नज़र से देखते हैं, मानवीकरण करते हैं। और यहाँ पर नागार्जुन भी जब उनके पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर उनके समतल मैदान की स्थिति के आते तक उनके विविध स्वरूपों का दर्शन करते हैं, तो उनको भी लगता है कि ये मानव से कम नहीं है। यहाँ पर आए कठिन शब्दार्थ है विरही, वियोगी, और सचेतन का अर्थ होता है जागृत रूप में। जीवित स्वरूप में नदियों को ये कवि लोग देखते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। तो यहाँ पर ये जो लेखक है नागार्जुन कहते हैं कि काका कालेलकर ने नदी को लोक माता कहा है। क्यों कहा होगा उनको लोक माता? क्योंकि जिस प्रकार माता अपने बच्चों का लालन पालन करती है, ठीक उसी प्रकार ये जो नदी है वो पूरे विश्व का कल्याण करती है। तो इसलिए इन्होंने इस माता के रूप में देखा। तो लेखक कहते हैं कि काका कालेलकर ने माता के रूप में देखा और मैंने उन्हें बेटी के रूप में देख लिया, तो इसमें हर्ज ही क्या है। और यदि थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा? क्वेश्चन मार्क। वे कहते हैं कि यदि हम उसको प्रेयसी के रूप में देखें तो भी कोई बुरा नहीं होगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। वो ममता का धागा कौन सा है? बहन का। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। कई कवियों ने तो इन्हें बहन ही माना है। इस तरह से विविध रूपों में, विविध रिश्तों में नदी हमें नज़र आ सकती है, ऐसा लेखक कहना चाहते हैं यहाँ पर। आगे लेखक कहते हैं कि एक दिन की बात है, एक दिन मेरी जो इच्छा है वो भी कुछ रचना करने की हुई। तब मैं थोर लिक अर्थात तिब्बत, जहाँ पहले प्राचीन समय में इसको थोर लिक के नाम से जाना जाता था तिब्बत को, तो वहाँ वो गए हुए थे। उनका मन थोड़ा उचट सा गया था, उदास था, निराश थे वे, और उनकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी। सतलज के किनारे जाकर वो बैठ गए। ऐसे स्थिति में सतलज नदी के तट पर लेखक जो है जाकर के बैठ जाते हैं और दोपहर का समय रहता है। वे वहाँ पर बैठते हैं, पैर को लटका दिए रहते हैं, नदी में उनका पैर लटका रहता है, नदी का जल स्पर्श उनके पैरों को करते रहता है। तो जैसे ही पानी उनके पैरों पर पड़ता है और वो लहर वाली पानी, तो उनके प्रभाव से लेखक बताते हैं उनके शरीर का पूरा दर्द जो है वो समाप्त हो जाता है, उनकी सुस्ती चली जाती है, उनके अंदर में एक तरोताजगी आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में कवि गुनगुनाने लगते हैं। कवि क्या गुनगुनाने लगते हैं? उन्होंने कुछ पंक्तियाँ यहाँ लिखी हैं। आइए इसको हम पढ़ते हैं और इसका अर्थ ग्रहण करते हैं। कवि जब वहाँ बैठे रहते हैं तो क्या गुनगुनाते हैं? जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। यहाँ पर लेखक ने सतलज नदी को बहन के रूप में देखा है, बहन के रूप में चित्रित किया है कि हे सतलज नदी तुम्हारी जय हो।
तुम्हारी लीला जो है वो अद्भुत है। मेरा मन प्रसन्न हो गया तुमसे मिलकर और मेरी सारी सुस्ती चली गई है। मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ। आगे वे कहते हैं, तुम बेटी या बाप हिमालय, तुम बेटी हो, हिमालय तुम्हारे पिता हैं। तुम कहीं चली जाती हो तो वे चिंतित होते हैं, पर वो कुछ कहते नहीं हैं, तुम्हें बस निहारते रहते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि ये जो प्रकृति है, आगे वो लिखते हैं कि प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, आगे वो कहते हैं कि प्रकृति रूपी नर्तकी के रूप में ईश्वर ने तुम्हारी जो रचना की है वह अनुपम है, अनोखी है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। इस तरह से उन्होंने यहाँ नदी के साथ बहन का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता बना लिए हैं। और इस तरह से हिमालय की बेटियाँ पाठ को वो यहीं पर समाप्त करते हैं। हिमालय की बेटियाँ पहाड़ से लेकर मैदान तक के उनके जो छवि है उसका बड़ा ही मनोरम चित्रण यहाँ पर लेखक ने किया है। तो बच्चों, ये पाठ आज समाप्त होता है। उम्मीद है यह पाठ आप लोगों को पसंद आए होंगे और समझ में भी आए होंगे। इस पाठ में बच्चों कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। मुदित का अर्थ होता है प्रसन्न, नटी का अर्थ होता है नर्तकी और छाप का अर्थ होता है प्रभाव। तो आज के क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।